जो नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के उनको, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं आपके जैसे लिथियम, आर्गन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, कुछ भी है, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स के नाम और उनकी जो सिंबल्स हैं वो कौन अप्रूव करता है, आईयूपैक अप्रूव करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने 2 रूल्स दिए हैं। फर्स्ट रूल है कि सिंबल जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो या तो फर्स्ट लेटर होगा या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन लिखा तो या तो H लिखा जाएगा, है ना, हाइड्रोजन को H दिया इन्होंने, मतलब फर्स्ट लेटर, या फिर जैसे किसी किसी का लिथियम है तो इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स दिए। सेकंड रूल इन्होंने ये दिया कि फर्स्ट लेटर हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और सेकंड लेटर जो भी होगा वो स्मॉलर केस में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, द सिंबल ऑफ लैड इज PB, लैड का सिंबल क्या है, PB है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा हमारा कैपिटल में लिखा जाएगा, सेकंड लेटर स्मॉल में। आपका ना तो ये सही है और ना ही ये सही है, हमेशा बस यही ऐसे ही लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट हो जिसमें 2 लेटर्स यूज कर रहे हो हम, तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में और सेकंड लेटर स्मॉल में, और अगर एक लेटर यूज कर रहे हैं तो हमेशा वो कैप्स में ही लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। लेकिन अब आपने देखा मैंने आपको अभी बताया भी कि हमने ये तो हमारा अप्रूव हो गया और ये हमें समझ में भी आ गया कि लिथियम को हमने कैसे सिंबल से, लेकिन यहाँ पर सोडियम पोटेशियम है, इनको बिल्कुल डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके जो इंग्लिश वर्जन नेम है उनसे ना लेकर हमने लैटिन नेम से लिए हैं, हमने नहीं, आईयूपैक ने, ठीक है। आईयूपैक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम उनके लैटिन नेम से लिया गया है। जैसे सोडियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम है, तो इसलिए Na लिया गया है। पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है कैलियम, तो उसको K से लिया गया है। तो कुछ यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके सिंबल्स लिखे हैं और उनके लैटिन नेम्स लिखे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका कोई भी 1 वर्ड वगैरह में या MCQs वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको ध्यान से आप याद करना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है या कैसे हम निकालते हैं, है ना, कुछ भी हमें ये बताना है। तो देखिए आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पीछे कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, देखो किसी भी एटम का मास निकालना क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, मतलब उसकी वैल्यू निकालना। जैसे मैंने आपको बताया था H की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन की जो मास होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। अभी पीछे बताया था ना जब हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वो निकाल रहे थे उसका मास, ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, सारे एटम्स हमारे बहुत छोटे छोटे हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। तो एलिमेंट का मास तभी निकल सकता है जब हमें उन एटम्स का मास पता हो या फिर उन एटम्स का मास हम निकाल सकते हो, तभी एक एलिमेंट मतलब जो एक प्रोडक्ट बना है हमारा, मॉलिक्यूल है, उसका हम मास निकाल सकते हैं। तो एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनका एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल डेफिनेट कि हाँ भाई इसका वजन इतना ही है, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एटम का कभी नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए हम हमेशा से हमने क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास उसका बता सकते हैं हम, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बताने के लिए भी एलिमेंट का हमने एक एवरेज, किसी एक एटम को साइंटिस्ट ने चूज किया और उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लिया कि ठीक है इसके एवरेज से फिर हम दूसरे एटम्स का मास निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जैसे हम कहें कि हमें किसी का राम और श्याम है, लेकिन हमें पता है कि राम का तो वजन 10 किलो है, श्याम का हमें नहीं पता, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने राम को जो है वो एवरेज ले लिया, तो अब हम राम के देख के सिर्फ श्याम की बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर हम ऐसे बता रहे हैं कि शायद श्याम का वजन राम के वजन का 4 गुना होगा या फिर 2 गुना होगा या 2 किलो कम होगा इससे, है ना। तो इस तरीके से करके हमने एटम्स के भी साथ साइंटिस्ट ने ऐसे ही किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले H लिया, H मीन्स हाइड्रोजन एटम को लिया। इन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड एटम के रूप में चूज कर लिया कि हम इससे कंपैरिजन करेंगे बाकी एटम्स की,
एटम्स के मास की, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एटम जो था वो बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो गया और उसको रिप्लेस किया किसने, कार्बन ने। अब ये डिस्कार्ड क्यों हुआ, सबसे पहली बात ये आती है, इसलिए डिस्कार्ड हुआ क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके नेचर में क्या होता है, वो उसका नेचर के अंदर क्या है, 3 फॉर्म्स हैं। नेचर के अंदर उसकी 3 फॉर्म्स हैं। क्या फॉर्म्स है, H1, H2, H3, है ना। कभी उसका मास 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। तो ये क्या है, आइसोटॉपिक नेचर है इसकी, ठीक है। ये इसका जो इसका जो ये मास है, मतलब ये कभी तो 1 AMU हो जाता है। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम म्यू से शो कर सकते हैं, ठीक है। जो मास होता है वो किस यूनिट से शो होता है, या तो म्यू लिख सकते हैं या AMU लिख सकते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब इसका जो मास है वो क्या है, कभी तो 1 हो जाता है, 1 म्यू हो जाता है, कभी 2, कभी 3, नेचुरली होता है ये अपने आप। तो इसका जो ये रिलेशन है ये आइसोटॉपिक रिलेशन है। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स मीन्स, आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा एलिमेंट तो सेम हो, मतलब एटम तो सेम है, एलिमेंट तो सेम है, क्या है एलिमेंट, हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मास डिफरेंट मिले हमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आइसोटॉप है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उसका जो मास है वो डिफरेंट है। तो आइसोटॉप के केस में क्या होता है, एवरेज मास लेना पड़ता है, तो ये एवरेज मास नहीं आता, तो नहीं आ पाया। तो हाइड्रोजन का जो मास आया हमारे पास 1.003 म्यू आया। तो इसकी इन डिफरेंट मतलब आइसोटॉप्स होने की वजह से हाइड्रोजन के ये बहुत जल्दी ही डिस्कार्ड हो गया और इसको रिप्लेस किया कार्बन ने, ठीक है। अब कार्बन ने इसे रिप्लेस किया, तो कार्बन का जो मास होता है 12 म्यू, ठीक है। वैसे तो कार्बन की भी दो टाइप का है, कार्बन भी 2 आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, एक तो C12, एक C14, लेकिन जो C14 है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म है, तो इसलिए C12 ही हमारा क्या है, डेफिनेट वो हो गया इसका, ठीक है, क्या मास हो गया 12 म्यू। तो अब इसको हम कैसे समझाऊंगी मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, हमने कहा कि सोडियम का जो मास है वो 23 है, तो हम इसको बताते कैसे हैं, हम इसको ऐसे कंपेयर करते हैं कि सोडियम जो, हमेशा हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मान लीजिए सोडियम का मास 23 है, तो हम बोलेंगे द मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर। मतलब ये मास नहीं है परमानेंट, पर्टिकुलर मास नहीं है ये हम क्या बोल रहे हैं कि द मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। कार्बन का मास क्या है 12, तो कार्बन का जो मास है उससे क्या है, ये 23 टाइम्स हैवियर है। किसका मास, सोडियम का। मान लीजिए हीलियम है आपके पास, हीलियम का मास हम सपोज करते हैं 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, द मास ऑफ हीलियम इज 5 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ कार्बन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। एटम आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने मैटर भी पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ ली। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, जब एटम्स आपस में अटैच होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब हमने अभी क्या कहा था, मैंने आपको पढ़ाया था ना पीछे, यहीं पर अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैंने आपको कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल है ना। कार्बन का मैंने आपको पीछे जब बताया था कि H, हम केवल H लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखते हैं एक, उसके पैरों के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या है, हमारा एटम है वो। तो जब एटम्स मिलके कुछ भी बनाते हैं, जैसे S8 का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, है ना, कि S7 एटम्स ऑफ सल्फर मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं S8। जब इसके आगे कुछ लिखा हो 2, जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 माना जाता है। अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो यहां से क्या समझ में आता है कि अब ये क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या है, जैसे एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, उसी तरीके से मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का। मीन्स जब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे एटम में क्या था,
मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस, ऐसा था ना। लेकिन इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल हमेशा, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज, जैसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं सच एज O2 ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल और 2 एटम्स ऑक्सीजन के और O मिलकर O2 बना रहे हैं, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज ओजोन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 3 एटम्स हमारे किसके, ऑक्सीजन के मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बना रहे हैं। तो इसमें 3 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो इसे हमने ट्राई एटॉमिक कहा। इसमें 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो हमने डाई एटॉमिक कहा, ठीक है। तो इसमें हम और भी कह सकते हैं, जैसे S8, तो इसमें क्या हो रहा है, S के मतलब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ 7 एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बना रहे हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। P4 फॉस्फोरस है, तो इसमें क्या है, 4 P मीन्स 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस बना रहे हैं। तो कंबाइन करते हैं 4 एटम किसके, फॉस्फोरस के, तब क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस बनता है। तो हम इसे टेट्रा मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। एटोमिसिटी कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो सम एलिमेंट्स कैसे हैं, मैंने अभी ऊपर भी समझाया, मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक में क्या है, 2 ऑक्सीजन, क्लोरीन है, इसमें क्या हो रहा है, 2 Cl के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ट्राई एटॉमिक, ये भी समझा दिया आपको मैंने, पॉली एटॉमिक भी समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स कि कंपाउंड क्या होता है। अब कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। क्या कहा इन्होंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट मतलब एक कार्बन हो, जैसे यहां पर तो आपने क्या किया कि सेम एलिमेंट्स आपके जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा ही तो हो रहा है। फॉस्फोरस के 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं फॉस्फोरस का। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा कि कंपाउंड में हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंबाइन होते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड, डेफिनेट प्रोपोर्शन के कंपाउंड बनाते हैं। मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो मैंने आपको पीछे भी जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो उसका मतलब क्या है कि जब हमारा मॉलिक्यूल बना है ना, या कंपाउंड बना है या प्रोडक्ट बना है, हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आया है उसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम और रेशियो ऑफ मास डेफिनेट रहता है। तो कंपाउंड में भी क्या रहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है या जो भी कंपाउंड बना है हमारा, वो डिफरेंट एलिमेंट से बना है। पहली बात तो मतलब एक कार्बन का एलिमेंट है और 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो इनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है 1:2 है, डेफिनेट है, और जो इनका रेशियो ऑफ मास है वो 3:8 है, ये भी डेफिनेट है। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मतलब कोई भी एटम ये बनेगा, एलिमेंट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो वो डिफरेंट, पहली बात तो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा। डिफरेंट एलिमेंट मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे और वो क्या बनाएंगे, डेफिनेट रेशियो डेफिनेट मास में क्या बनाएंगे, हमारा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब वो लिखे जाते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखे जाते हैं वो,
ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम पूरा पूरा नाम ना लिखकर, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो पूरा स्पेलिंग वाला नाम ना लिखकर इसको सिंबॉलिक सिंबल्स इसके लिखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जा रहा है तो कार्बन का C लिख दिया और डाइऑक्साइड का O2 लिख दिया हमने, है ना। ऑक्सीजन का O2 लिख दिया हमने, ठीक है। क्यों उसमें O2 क्यों लिखा, सिर्फ O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसके नाम में ही शो हो रहा है डाइऑक्साइड लिखना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखा जाता है और रिस्पेक्टिव लिखा जाता है। रिस्पेक्टिव मतलब ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि डाइऑक्साइड कार्बन, ऐसा तो नहीं, रिस्पेक्टिव लिखा जाएगा। अगर पहले कार्बन का नाम आ रहा है फिर डाइऑक्साइड कहा जा रहा है तो तब भी बाद में ही O2 लगेगा। और ये फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को। सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जो सिंबल्स के थ्रू है, वो प्रेजेंट करती है कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S से कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक मेन चीज है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन एटम्स एंड आयन। दो चीजें हैं हमारे पास, एटम्स है और आयन है, लेकिन हमें इसमें डिफरेंस बताना है कि एटम्स और आयन में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि एटम्स और आयन सेम ही चीज है, तो या तो एटम कह दो या आयन कह दो, लेकिन नहीं, ये सेम चीज नहीं होती है ना। होती है एटम्स इटसेल्फ और आयन, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है वो अब आप देखिए। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये कोई एटम है, तो एटम पे हमेशा 3 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज को न्यूट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ये डीपली एक्सप्लेन उसी चैप्टर में होंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना सफिशिएंट है कि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज को न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एटम होता है इस पे ये चार्जेस होते हैं। तो अब लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो एटम है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? वो इसलिए हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम में हमेशा क्या होता है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो मान लो अगर इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो ये तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, न्यूट्रल रह जाता है ये। तो इसीलिए मतलब अगर एक एटम के 16 ही तो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर और 16 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो न्यूट्रल है वही बचेगा सिर्फ। तो हमेशा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करते हैं कि जो एटम है हमारा वो क्या करता है, बाहर से कभी या तो नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेगा, मतलब ले लेगा अपने पास, बढ़ा लेगा। मतलब जैसे एक नेगेटिव चार्ज बाहर से ले लिया किसी रीजन से, तो यहाँ 17 हो गए नेगेटिव और 16 रह गए पॉजिटिव, तो ये एटम फिर क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा ना। तो जब ऐसा हो या फिर ये क्या करे, पॉजिटिव चार्ज ले ले या पॉजिटिव चार्ज बाहर दे दे या नेगेटिव चार्ज एक बाहर दे दे, मतलब कोई एक कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है, कोई एक चार्ज कम या ज्यादा हो जाए, तो उस पोजीशन में हम उसे क्या कहते हैं कि तब एटम ना रहकर आयन कहलाता है, जब उस पर कोई चार्ज लग जाता है, ठीक है। मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये एक कोई एटम है, इस पे 5 तो नेगेटिव चार्ज थे, 5 पॉजिटिव चार्ज थे, तो अब तक तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो ये न्यूट्रल रह गया। लेकिन अगर इन केस बाहर से किसी भी रीजन से ये जो एटम है ये एक चार्ज अपने ऊपर गेन कर ले, मान लो नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, तो मीन्स 6 तो माइनस हो गए और 5 पॉजिटिव हो गए, तो क्या होगा, तो ये जो हमारा एटम है ये क्या कहलाएगा, ऐसी पोजीशन में ये आयन कहलाएगा, क्योंकि इस पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ज्यादा, तो ये नेगेटिव एटम कहलाएगा, मीन्स ये तब आयन कहलाता है। जब किसी भी कंडीशन में क्या हो, जब कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें कोई अब किसी कारण से पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऑफ चार्जेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर ले, कौन, एटम कर जाए एटम का, तो न्यूट्रल नहीं रहता। जब भी एटम पे कोई चार्ज आ जाता है
तब वो एटम ना कहलाकर आयन कहलाता है। ठीक है, तो हम एटम इटसेल्फ कॉल्ड आयन, बट कब कहलाता है आयन? जब उस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आयन क्या है? एन एटम, आयन एक एटम ही है, लेकिन कैसा एटम है? दैट बियर्स अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे हम आयन कहते हैं। टाइप्स ऑफ आयन्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स हैं, एनायन और कैटायन। एनायन कौन से होते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और कैटायन कौन होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कैटायन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। ये हमेशा या ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दोज इन अ न्यूट्रल एटम। मतलब ये क्या करते हैं? या तो मतलब लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को या फिर गेन करेंगे। ठीक है, और एनायन कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले क्या होते हैं? एनायंस होते हैं हमारे, जिन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं? वो एनायंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि कैटायन एनायन क्या होता है।